हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 में आया हुआ क्वेश्चन, जो कि आया है क्लास 9-10 में 26/8/2023 को। चलिए हम लोग देखते हैं उसका विश्लेषण सहित उत्तर, यानी बीपीएससी पीवाईक्यू। राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप में हुआ है? राजस्थानी भाषा का जो समय है वो है 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण माना जाता है। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा के अंतर्गत 5 बोली को माना, जिसमें से 5 बोली में था पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। और राजस्थानी भाषा का उद्भव जो था वो हुआ था सौरसेनी अपभ्रंश से। तो हमारा आंसर बी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है हमारा एपी शर्मा, बीजी खेर और बीजी वर्गीस। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। उनकी अध्यक्षता में 7 जून 1955 ईस्वी को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था और 1956 ईस्वी में इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपा गया था। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है ब्रिज भाषा यानी ब्रज भाषा, बांगरू, कनौजी। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो बांगरू है वो हरियाणवी बोली को कहा जाता है। ये बांगरू जो है वो हरियाणवी जो भाषा होती है उसका दूसरा नाम है। हरियाणवी बोली को बांगरू बोली कहा जाता है। तो पश्चिमी बोली के अंतर्गत जो है 5 बोलियां आती हैं और 5 में से जो है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कनौजी और बुंदेली। यानी ये ब्रज भाषा भी आता है, बांगरू भी आता है और कनौजी भी आता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? कौन सा क्षेत्र जो है वो खड़ी बोली का नहीं है? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो खड़ी बोली जो है वो खड़ी बोली का विकास जो हुआ था वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। और खड़ी बोली का जो आधार था हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी, उर्दू, साहित्यिक हिंदी और आधुनिक हिंदी जो था खड़ी बोली का आधार था। और खड़ी बोली का क्षेत्र जो है वो सहारनपुर भी है और मुरादाबाद भी है। बरेली जो है खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर होगा बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो जो अवधी बोली है, अवधी बोली जो बोली जाती है वो बोली जाती है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। बुंदेली जो बोली जाती है वो बोली जाती है झांसी में। ब्रज भाषा बोली जाती है मथुरा में और छत्तीसगढ़ बोली जाती है बिलासपुर में। तो हमारा जो ऑप्शन होगा उसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 351 में। इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास हेतु निर्देश दिया गया है, जिसके अंतर्गत ये है
कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में बढ़ावा दे और उसे विकसित करे ताकि वह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के अभिव्यक्ति के माध्यम जो है बन सके। क्या? हिंदी जो है समग्र क्षेत्र के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ये कहाँ कहा गए हैं? अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किस विद्वान ने किया है? तो अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास। तो फ्रेंड्स, यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा है हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन। तो बच्चे जो हैं सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन कर देंगे, जो कि आंसर आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा, हिंदी भाषा में सबसे पहले इतिहास लेखन का प्रयास जो था वो किए थे शिव सिंह सेंगर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही इतिहास का कहलाता है। यह विकास किस विद्वान का है? यह विचार किस विद्वान का है? तो ये हमारा आंसर होगा, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा था, जो कि प्रकाशित हुआ था कब? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? हिंदी नवरत्न, तो आइए सबसे पहले देखते हैं हिंदी नवरत्न में कौन कौन से कवि आते हैं। तो हिंदी नवरत्न में कवि जो हैं वो आते हैं तुलसी, सूर, देव बिहारी, त्रिपाठी बंधु, केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र। ये 9 कवि थे, तुलसी, सूरदास, देव बिहारी, त्रिपाठी बंधु, केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी का नाम जो है वो नहीं आता है, तो हमारा आंसर जो होगा वो मलिक मोहम्मद जायसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है, यानी किस नाम से पुकारा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने मध्यकाल को सिंगार काल ही नाम दिया था। कलाकाल किसने कहा था? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो लोग पत्रकारिता नहीं पढ़े हैं वो जाकर के हमारे क्लास को देख सकते हैं। हम पत्रकारिता को बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। हिंदी पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? तो सबसे पहले आइए देखते हैं हिंदी पत्रकारिता के बारे में थोड़ा सा। तो हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत जो थी वो 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नाम से भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र जो था वो लॉन्च हुआ था, जिसे जेम्स ऑगस्टन हिक्की आयरिश व्यक्ति ने जनवरी 1980 ईस्वी में छापा था। अब भारतीय हिंदी पत्रकारिता में राजा राममोहन राय को भारत में पहली राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो आंसर होगा हिंदी पत्रकारिता, ऐसे भारतीय हिंदी पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है?
तो भारतीय हिंदी पत्रकारिता का पितामह जेम्स हिक्की को माना जाता है। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कब से की थी? 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? छायावाद के संबंध में यह विचार जो है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है पुष्यदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो कहा जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू को, जो कि जैन कवि थे, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का महाकवि कहा जाता है। जैन परंपरा का प्रथम कवि कहा जाता है। इसे स्वयंभू को अपभ्रंश का भाषा का व्यास भी कहा जाता है। इन्हें व्यास भी कहा जाता है। से पूछ सकता है व्यास किस कवि को कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमिलित कीजिए। तो ये हम लोग मिलाते हैं। यहाँ है सबसे पहले विशिष्टाद्वैतवाद जो है, इसके जनक जो थे, इसके प्रवर्तक जो थे वो थे रामानुजाचार्य, यानी 1 का A का 2। शुद्धाद्वैतवाद के थे वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के थे शंकराचार्य और द्वैताद्वैतवाद के थे निम्बर्काचार्य। तो यहाँ A का 2, B का 4, A का 2 और B का 4 देखते हैं। A का 2, B का 4 ये कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? तो यह विचार जो है वह है गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी। गणपति चंद्र गुप्त जी का है यह विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रपदवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? तो प्रपदवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? तो प्रपदवाद के अंतर्गत निम्नलिखित 3 कवि आते हैं। पहले आते हैं नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। एन के नाम से इन्हें जानते हैं। प्रपदवाद की स्थापना जो थी वो हुई थी 1956 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा ने इसकी स्थापना किया था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रपदवाद के अंतर्गत कौन से कवि नहीं आते हैं? तो हमने बताया आपको कि नलिन बिलोचन शर्मा आते हैं, केसरी कुमार आते हैं, ये आते हैं, ये आते हैं और नरेश आते हैं। तीसरे कवि जो हैं वो नरेश हैं। तो इसमें से ये आचार्य नंद किशोर जो है प्रपदवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। यह कथन किस विद्वान का है? शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। यह जो कथन है वो किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है वो है हमारे मल्यज जी का। मल्यज ने कहा था कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। आइए देखते हैं शमशेर की कुछ रचनाएं। इनकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं मैं इतने पास अपने, कल तुमसे होड़ है मेरी आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? रचना काल के अंतिम दौर में उन्होंने प्रगतिवाद भी अपना लिया। तो यहाँ पे हमारा छायावादी कवि जो हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी ने भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। अंतिम दौर में उन्होंने प्रगतिवाद भी अपना लिया। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला छायावादी रचना, प्रगतिवादी रचना, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं और मानवतावादी रचनाएं। इनकी जो रचनाएं हैं वो जुगपत, चितंबरा, लोकायतन, काला और बूढ़ा चांद, बानी, युगान, उच्छ्वास आदि आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूली भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? तो यह विचार जो है रीतिकाल के इसमें जो दे रखा है चिंतामणि, प्रताप शाही, कुलदीप मिश्र, ये तीनों में से किसी का नहीं है। यह जो इसका जो आंसर होगा ये कवि देव का कथन है। उन्होंने रीतिकाल के बारे में कहा है, ये तीनों ही गलत है। तो यहाँ हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आचार्यों में अलंकारवादी आचार्य कौन है? चिंतामणि है, केशवदास है, सोमनाथ है, एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, अलंकारवादी आचार्य केशवदास हैं, जिनसे रीतिकाल की शुरुआत माना जाता है। इन्हें रीतिकाल का पहला कवि माना जाता है। तो आज हम लोग बस 20 तक क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें पसंद आया हो तो। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बच्चे बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसका लिंक जरूर शेयर करें ताकि वो भी देख सकें और इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।